और धन्यवाद पंकज जी। मित्रों, ये मैं बड़ा आभारी हूँ ईस्ट दिल्ली फिजिशियन एसोसिएशन का कि मुझे ये उन्होंने ये अवसर उपलब्ध कराया। जो यंगस्टर्स के साथ में बैठना, सुनना, कुछ बात करना, ये अपने आप में एक बहुत अलग अनुभव होता है। और बिलीव मी, हम जितना अपने यंगस्टर्स के साथ बैठ के सीखते हैं, कई बार उतना अपने सीनियर्स के साथ भी नहीं सीखते। और मेरा ये मानना है कि हम जितना अपनी बात को कह के, जैसे अभी डॉक्टर गुप्ता ने कहा पढ़ाने वाली बात, टीचिंग वाली बात, ठीक है, ये तो बहुत बड़े स्केल की बात उन्होंने कह दी, उनका बड़प्पन है। लेकिन जितना हम किसी को कुछ बता के डिस्कस करते समय सीखते हैं, उतना हम पढ़ के नहीं सीखते। अगर मैं अपनी लर्निंग की बात करूं, तो सपोज आज का ये सेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये सेशन मुझे जितना सिखाएगा उसकी कोई सीमा नहीं। तो मैंने इस सेशन के लिए आप लोगों से बहुत ज्यादा मैं सीखूंगा। तो इसलिए ये पढ़ना और पढ़ाना और चीजों को डिस्कस करना ये हमेशा अच्छा होता है। अच्छा, अभी आप लोग पूरे दिन के थके होंगे, अभी बहुत काम वाम करके आ रहे होंगे, अभी डिनर भी कर लिया होगा और अब सोने के मूड में होंगे, और अब हम लोग क्लास लगा के बैठ गए। तो ये अब थोड़ा सा सुन रहे हैं और थोड़ा सा ऊँग रहे हैं, तो आपको जगाए रखने के लिए मेरे पास और कोई तरीका नहीं है बल्कि आपके ऊपर फायर करता रहो। तो डियर, हम अपनी फायरिंग यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा पूरा सेशन क्वेश्चन आंसर बेस्ड सेशन होगा, और इसमें आप लोग एक्टिव रहिए, अपना चैट बॉक्स खोलिए और इस पे ऑल्टरनेटिव ABCD ये क्लिक करते रहिए, और इसी से हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा। जितना आपके ये चैट बॉक्स में ऑल्टरनेटिव्स आते रहेंगे, अब ये तो क्वेश्चन फटाफट आप शुरू हो जाइए कि इसमें इसका ऑल्टरनेटिव कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे सही है, A, B, C या D। ये जो आपके सामने एक थायराइड फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, मैं रेड कलर से मैं मार्क करता जा रहा हूं, जिससे कि आपको टाइम ना लगे कौन कौन सी वैल्यू एबनॉर्मल है। T4 इज लो, TSH इज हाई। आंसर, अब यार बड़े बच्चों वाले क्वेश्चन लेके चले आएगा डॉक्टर पंकज आप। हम MD कर रहे हैं, कोई MBBS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थोड़ी हैं जो आप हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, अब इसमें क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में जब सही ऑल्टरनेटिव अगर सब लोग कर रहे हैं, तो वहीं पे डिस्कशन खत्म। अब तो डिस्कशन हम करें क्या, 2+2=4, डिस्कस क्या किया जाए। डिस्कशन का मजा तब है जब कहीं इधर उधर की कोई बात आए, जैसे कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स ये हैं कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। ओके, देखिए मित्रों, ये जो पहला आपके पास केस है, इसका सही आंसर है थायरोप्राइविक। थायरोप्राइविक मीन्स प्राइमरी थायराइड का डिसऑर्डर, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि थायराइड, ये ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म, इसकी कई कैटेगरीज हैं। एक कि थायराइड ग्लैंड हमारी हाइपोफंक्शनिंग है। हाइपोफंक्शनिंग किससे कहेंगे, थायराइड इज T4। T4 की वैल्यू अगर कम है तो यह हाइपोथायराइडिज्म होगी। तो यह केस चूंकि हमारा T4 वैल्यू कम है तो हाइपोथायराइडिज्म है। अब TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब भी थायराइड हार्मोन कम होगा तो पिट्यूटरी क्या करेगी, पिट्यूटरी उसको ओवर ड्राइव करने के लिए, उसको स्टिमुलेट करने के लिए TSH सिक्रीट करेगी। अब लेवल ऑफ TSH और लेवल ऑफ पिट्यूटरी स्टिमुलेशन विल गाइड अस कि कितना एक्सटेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है। अगर TSH बहुत बढ़ा हुआ है और तब भी वो T4 को नॉर्मल नहीं कर पा रहा, दिस इज ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म, जिसको हम लोग ओवर्ट ना कह के सीधे सीधे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म या थायरोप्राइविक हाइपोथायराइडिज्म कह देते हैं। जो कुछ सजेशंस है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, इसके ऊपर भी हम लोग अभी आते हैं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर हम इसी केस में देखें तो आपने देखा T4 कम था, हमने कहा हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन्स कम है, लेकिन यहाँ T3 लेवल तो नॉर्मल है। T3 लेवल, अगर ये हाइपोथायराइडिज्म है, एस्टेब्लिश्ड हाइपोथायराइडिज्म है, तो T3 लेवल नॉर्मल क्यों है? ABCDE बताइए फटाफट। T3 लेवल इसलिए नॉर्मल है क्योंकि T4 कम हो रहा है तो कंपेंसेट करने के लिए, या T3 का रिस्पॉन्स ही लेट आता है। ये ओबीज इंडिविजुअल है सपोज, तो T3 ओबीज इंडिविजुअल में बढ़ा होता है। मतलब इसमें कुछ ऐसा सजेशन आप सोच सकते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों?
अधिकतर लोग बी पे आ रहे हैं, T3 फॉल्स लेट इन द कोर्स ऑफ डिजीज। अगर मैं पूछूं T3 फॉल्स लेट इन द कोर्स ऑफ डिजीज तो ऐसा क्यों हुआ? आइए, तो हुआ दरअसल ये कि जो T3 है, ये T3 आता कहां से है? T4 के कन्वर्जन से। T4 जब डीआयोडीनेज एंजाइम इसके ऊपर काम करता है, मेनली D2 पार्शियली D1, टाइप 2 डीआयोडीनेज या टाइप 1 डीआयोडीनेज, तब ये T4 से T3 कन्वर्ट होता है। T3 इज एक्टिव हार्मोन। जब हाइपोथायराइडिज्म होगा, थायराइड लेवल कम हो रहा है, हम जानते हैं T3 इज एक्टिव हार्मोन, तो बॉडी क्या करेगी? अपने एक्टिव हार्मोन को बनाए रखने के लिए T2 डीआयोडीनेज एंजाइम वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिससे T4 का T3 में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। तो T4 T3 में कन्वर्ट होने लग जाता है और बॉडी T3 को मेंटेन करके अपना काम चलाती रहती है। तो T4 से T3 कन्वर्जन बढ़ जाने के कारण से T3 हमारा फॉल नहीं करता। जो दूसरा आंसर है वो इसका सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स है, T3 फॉल्स लेट इन द कोर्स ऑफ डिजीज। जब वो T4 बहुत कम हो जाता है, अब वो T4 से T3 में भी कन्वर्ट नहीं हो पाता, तब T3 हमारा बढ़ना शुरू होता है। तो सबसे पहले जब हाइपोथायराइडिज्म में T4 कम होता है तो नंबर 1 T3 सिक्रीशन भी बढ़ता है, T4 से T3 कन्वर्जन भी बढ़ता है, इसलिए T3 बनता रहता है, T3 से बॉडी काम चलाती रहती है अपना, इसलिए T3 का रिस्पॉन्स लेट होता है। तो वास्तव में हम देखेंगे कई केसेस एस्टेब्लिश हाइपोथायराइडिज्म के ऐसे हैं जिसमें T3 नॉर्मल रहता है, और इसीलिए अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और जो हमारी इंडियन थायराइड सोसाइटी, इन सब के रिकमेंडेशंस क्या कहते हैं कि T3 के बेस पे हाइपोथायराइडिज्म की डायग्नोसिस मत बनाइए, क्योंकि T3 विल मिसलीड यू, T3 विल मिसगाइड यू। तो इस प्रकार से हमें हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस करना है T4 के लेवल पे, और उस T4 से जो TSS का रिस्पॉन्स होगा उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या हो रहा है। आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। Sir, let's say before one question, before sir you go. So it is like imperative that I would order only FT4 or TSH, not T3 in diagnosis. T3 जो आप ये देखिए कि कई जगह आप रिकमेंडेशंस भी आ रही हैं और पैनल भी बनने लग गया है कि T4 TSH या FT4 TSH। अब जो पैनल है उसमें T3 T4 TSH तीनों यूजुअली, अब एक टेंडेंसी में हम लोग के जरूर है T3 T4 TSH, लेकिन T4 TSH का एक अलग पैनल भी आ गया है। रिकमेंडेशंस भी T4 TSH के लिए। T3 का केवल एक जगह रोल है, क्या कोई बता सकता है? चैट बॉक्स पे लिख सकता है कोई, T3 का रोल कहां है? चैट बॉक्स में लिखिए, जहां पे T3 की एक्सक्लूसिव जानकारी है। अगर हम T3 नहीं कराएंगे तो वी कैन मिस डायग्नोज और वी कैन मिस द डायग्नोसिस। ओके, CQ थायराइड सिंड्रोम, लो T3 सिंड्रोम, CQ थायराइड। ओके, CQ थायराइड इज, हाँ ये आया आंसर, ये डॉक्टर पे लिखा हुआ है T3 थायराइडोक्सिकोसिस। तो T3 का तो एक ही जो इंडिकेशन है कि हम अगर T4 TSH कराएंगे तो थायराइडोक्सिकोसिस का एक बहुत स्मॉल सबसेट है T3 थायराइडोक्सिकोसिस, वो मिस कर दें। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में T3 का कोई रोल नहीं। तो इस प्रकार से T4 TSH, अगर हाइपोथायराइडिज्म सस्पेक्ट कर रहे हैं तो T4 TSH करा लेना एडिक्वेट है। अगर हाइपरथायराइडिज्म थायराइडोक्सिकोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं तब हम T3 को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बढ़े डॉक्टर साहब? यस सर। ओके, तो अब बात हुई, हमने कहा T4 करेंगे, अब बात आई कि T4 क्यों करेंगे, ये फ्री T4 क्यों नहीं करेंगे? तो फ्री T4 और T4 में ये कंफ्यूजन आ गया। आप लोगों ने सिक यूथराइड लिखा था, उसके विषय में हम लोग आगे बात करते हैं। तो लो T4, हमारा T4 कम है लेकिन FT4 नॉर्मल है, इसका कारण क्या हो सकता है? एक ऑल्टरनेटिव तो आया, गुड, बहुत बढ़िया, आने शुरू हुए, एल्ब्यूमिन बाउंड, ठीक है। तो अब क्या है T3 T4 और फ्री T4 में डिफरेंस क्या है? T4 में फ्री T4 के अलावा दिस इज टोटल T4, तो जो T4 का फ्रैक्शन प्रोटीन के साथ बाउंड है वो भी है, और फ्री T4 में केवल अनबाउंड प्रोटीन से है। तो अब इन चारों में ऑल्टरनेटिव, आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन देना तो सही शुरू किया
कि एल्ब्यूमिन बाउंड, टीबीजी बाउंड, लेकिन इनमें ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? ऑल्टरनेटिव है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या है? हाइपोप्रोटीनीमिया, एल्ब्यूमिन कम हो गया। क्रॉनिक लिवर डिजीज में क्या हुआ? लिवर एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करता है और ग्लोबुलिन वगैरह सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, या दोनों चीजों में हमारे प्रोटीन्स कम हुए। और एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस जो हमारी थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, जो मेजर प्रोटीन है थायरोक्सिन को बाइंड करने वाली, उसको कम करता है। तो ये जो एंड्रोजेंस या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यह दोनों टीबीजी को घटाते हैं। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम और लिवर डिसफंक्शन में भी टीबीजी कम हो जाता है। तो टोटल T4 कम हो जाएगा, लेकिन फ्री T4 नॉर्मल रहेगा। तो जहां पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई बाउंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग एब्नॉर्मलिटी होगी, वहां पर तो हम फ्री T4 देखें, अदरवाइज हमको टोटल T4 कराना चाहिए, क्योंकि टोटल T4 का जो ऐसे है, इट इज मोर रिलायबल। हम जितनी भी लेबोरेटरी भेजेंगे, लेबोरेटरीज वाले कहेंगे कि FT4 इज मोर रिलायबल, लेकिन क्लासिकली अगर हम देखें तो FT4 का ऐसे 2020 में भी बहुत रिलायबल नहीं है। तो इसलिए वी शुड रिलाई मोर ऑन T4। जहां पे हमें एबनॉर्मलिटी इस तरह की आ रही है, वी कैन मूव ऑन टू फ्री T4। कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पे टीबीजी बढ़ जाती है। अगर एंड्रोजन टीबीजी घटा रहा है तो ईस्ट्रोजन टीबीजी बढ़ाएगा। तो जितनी हाइपर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशंस हैं उसमें टीबीजी बढ़ जाएगा, जिससे T4 बढ़ जाएगा। मैं नीचे का छोड़ दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पे हमने देखा T4 तो कम है, तो इसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म तो है, लेकिन TSH भी कम है। डायग्नोसिस, बी क्विक। जितना आप क्विक रहेंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, ठीक है, लेकिन इसमें भी हाँ ठीक है, सबके भी आंसर हैं। ओके, द आंसर इज सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म या ट्रोफोप्राइविक पिट्यूटरी हाइपोथायराइडिज्म। क्योंकि जब T4 कम हुआ तो ये निगेटिव फीडबैक्स इसने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया कि पिट्यूटरी TSH सिक्रीट करो, पिट्यूटरी TSH सिक्रीट करे, जिससे कि थायराइड को स्टिमुलेट करके उसमें से थायरोक्सिन बनवाई जा सके। लेकिन पिट्यूटरी एबनॉर्मल है, पिट्यूटरी एबनॉर्मल है, वो TSH सिक्रीट नहीं कर पाए, इसलिए TSH लो है। सो आंसर इज central hypothyroidism. Okay, next question. T4 is low but TSH is normal. Quick. ये MCQs बहुत फंसाने वाले होते हैं, और कुछ बनाए भी ऐसे जाते हैं कि बंदे फंसे उसमें। तो देखिए, इसमें लोग कह रहे हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे है क्या? यहाँ पे T4 नॉर्मल, T4 लो है, लेकिन TSH जो है हमारा वो नॉर्मल है। यह भी ट्रोफोप्राइविक या सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म है। क्यों? जब T4 कम हुआ तो TSH बढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा, इसका मतलब पिट्यूटरी इज एट फॉल्ट, वो नहीं बढ़ा पाई। तो TSH कम रहता तो भी सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म था, और T4 हमारा बढ़ नहीं पाया, नॉर्मल है, बढ़ा हुआ होना चाहिए था, नहीं बढ़ पाया, अभी भी पिट्यूटरी इज एट फॉल्ट। चलिए एक और सिचुएशन। T4 इज लो, TSH इज हाई, मिनिमली हाई। ऑल्टरनेटिव, बी क्विक। T4 कम है और TSH माइल्डली एलिवेटेड है। भाई इस पे ये आंसर नहीं आना चाहिए। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, ओके, हाँ ठीक है, आपका भी सोचना सही है। चलिए, इसमें क्या है? अगेन दिस इज सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म। क्यों? क्योंकि जितना T4 कम है, अपनी नॉर्मल लिमिट से नीचे आ चुका है, अब तक TSH बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए था। जब T4 कम है, हमारी लोअर लिमिट के भी नीचे है, तो TSH काफी एलिवेटेड होना चाहिए, जैसा हम लोगों ने प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म देखा था। अगर TSH मिनिमली एलिवेटेड है तो इसका मतलब भी हमारी पिट्यूटरी इज एट फॉल्ट, पिट्यूटरी हमारी प्रॉपरली TSH स्टिमुलेट नहीं कर पा रही,
और अधिकतर इस प्रकार के जो TSH होते हैं जो माइल्डली एलिवेटेड होते हैं बायो इनएक्टिव TSH होते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी में जब TSH का सियलाइजेशन होता है तब वो एक्टिवेट होता है, और वो सियलेशन उसका डिफेक्टिव है, वो बायो इनएक्टिव TSH है जिसके कारण से वो एक्टिवेट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, Dr. Pankaj, it would be important that you kindly explain the logarithmic relationship between the T4 and the TSH. बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया आपका सजेशन है। T4 और TSH कभी भी लीनियर उनका रिस्पॉन्स नहीं होता। जो TSH T4 थोड़ा सा घटता है और TSH बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो TSH का कर्व जो है वो इट इज एक्सपोनेंशियल लाइक दिस, तो लीनियर नहीं है कि T4 कम होता गया और TSH बढ़ता गया, नो। शुरू में जो T4 जब घटता है तो TSH थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा सा और घटते ही और बढ़ा, और उसके बाद इट मूव्स लाइक दिस। तो इसीलिए अगर आपके पास दो केसेस हैं, एक केस का TSH इज 100 और सेकंड केस का TSH इज 1000, तो डोंट प्रिज्यूम कि TSH 1000 का बहुत एक्सट्रीम डिग्री ऑफ हाइपोथायरायडिज्म है और TSH 100 वाले की माइनर डिग्री ऑफ हाइपोथायरायडिज्म। नो नो नो, TSH 100 है TSH 1000 में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे एक बच्चे के 100 में 30 नंबर आए और दूसरे के 25 नंबर आए, तो 30 वाला कहे मैं तुझसे ज्यादा समझदार हूँ, अरे बेवकूफ, दोनों गधे हो, दोनों फेल हुए हो। तो TSH भी 100 और 200 TSH में कोई फर्क नहीं है। T4 और TSH की जो रिलेशनशिप है वो लीनियर ना होके वो एक्सपोनेंशियल उसमें कर्व रहता है। Minor increase, minor fall in T4 leads to a greater rise in TSH. So it is important that if you find a TSH which is very, very high, don't get disturbed. Start with a routine normal course of treatment and wait for some more time. The TSH is going to fall. जी, तो यहाँ पे अगर हमें इन दोनों में कंपेयर करना हो TSH 100 TSH 1000 में, तो हमें क्वांटम ऑफ हाइपोथायरायडिज्म T4 से समझना चाहिए, ना कि TSH से। इनिशियल लेवल में TSH में भी मोर इम्पोर्टेंट, TSH में भी मोर सिग्निफिकेंट, लेकिन हायर डिग्री ऑफ हाइपोथायरायडिज्म में प्रोबेबली वहाँ पे हमें T4 से हम ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स या जजमेंट कर सकते हैं, विच इज हैविंग अ ग्रेटर डिग्री ऑफ हाइपोथायरायडिज्म। यहाँ पे सबके आपके आंसर हैं सी, सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म। सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म क्या होता है? दिस इज सब क्लिनिकल। एक तो काम ये हो गया सब क्लिनिकल, इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स हम प्रिज्यूम नहीं करते कि क्लिनिकल सिम्टम्स होंगे, लेकिन दूसरा ये भी हो गया कि यहाँ पे TSH ने राइज करके T4 को मेंटेन कर लिया, मतलब हाइपोथायरायडिज्म हुई, T4 घटना शुरू हुआ। जैसे T4 घटना शुरू हुआ, बॉडी ने TSH, पिट्यूटरी ने TSH स्टिमुलेट करना शुरू किया और TSH बढ़ा के, और TSH ने थायराइड को स्टिमुलेट किया, बना और थायराइड बना, तो T4 लेवल हमारे नॉर्मल हो गए। तो T4 लेवल नॉर्मल हो गए एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज्ड ड्राइव फ्रॉम पिट्यूटरी इन द फॉर्म ऑफ TSH। तो सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म में दिस इज कंपेंसेटेड टाइप ऑफ, अगर हम कहेंगे कंपेंसेटेड टर्म है नहीं, लेकिन समझाने के लिए जैसे आप कहते हैं ना कि हेपेटिक डिसफंक्शन कैसा है, कंपेंसेटेड और डिकम्पेंसेटेड, वैसे ही ये कंपेंसेटेड हाइपोथायरायडिज्म है कि जिसमें TSH ने बढ़ के और T4 लेवल को नॉर्मल कर दिया। तो सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म आप लोगों ने जो पहले ऑल्टरनेटिव क्लिक किए हैं, सब क्लिनिकल में T4 रिमेन्स नॉर्मल, TSH इज एलिवेटेड, दैट टू माइल्डली एलिवेटेड। तो ओवर्ट हाइपोथायरायडिज्म में T4 इज लो, TSH इज हाई, वेरी हाई, मोर देन 15 या कहीं कहीं मोर देन 10 कहा जाता है। सब क्लिनिकल में T4 इज नॉर्मल, T4 is not low and TSH is minimally elevated, 5 अगर अपर लिमिट है तो 5 to 10 या कहीं कहीं 5 to 15 कहते हैं। तो दिस इज सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म। ओके, तो इस प्रकार से हम देखें TSH कहाँ कहाँ बढ़ सकता है। प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म में, ओवर्ट हाइपोथायरायडिज्म में तो T4 कम होगा, TSH बढ़ा होगा और TSH काफी बढ़ा होगा, मोर देन 10 या मोर देन 15। सब क्लिनिकल में T4 नॉर्मल होगा, जो TSH है वो 5 to 10 या 5 to 15 होगा, और सेंट्रल हाइपोथायरायडिज्म में T4 लो होगा लेकिन TSH इनएप्रोप्रिएट होगा, इट में बी लो, इट में बी नॉर्मल, और इट में बी inadequately elevated in comparison to fall in T4। इसी प्रकार से अगर हम TSH के फॉल को देखें तो TSH कम है तो सेंट्रल हाइपोथायरायडिज्म तो हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जैसे आप लोग बीच में एक दो ने ऑल्टरनेटिव्स ये लिखे थे, नॉन थायराइडल इलनेस में भी किसी भी थायराइड को छोड़ के किसी भी
और बीमारी के साथ पेशेंट एडमिट हुआ, स्पेशली सीरियस पेशेंट है, क्रिटिकली इल पेशेंट है, आईसीयू में है, सेप्टिसीमिया है, सीवियर है, इन सब के साथ में, तो ऐसे केसेस में भी टीएसएच कम हो जाता है। तो टीएसएच कम हो सकता है सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में, नॉन थायराइडल इलनेस में। ऐसी इलनेस में हम लोग कई बार ग्लूकोकॉर्टिकोइड डोपामिन देते हैं, तो वो भी टीएसएच घटाती है। या आइट्रोजेनिक, आप जानते ही हैं कि थायरोक्सिन की डोज ज्यादा दे लें तब भी ऐसा ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेडी आई जो हमने देखा T4 कम है और TSH बहुत बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये हाइपोथायराइड और प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म की, थायरोप्लाविक हाइपोथायराइडिज्म की केस है। उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी थी, उसके कारण से एक ब्लैंकेट जो इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं उसमें T3, T4, TSH, प्रोलैक्टिन सब लिखे गए। देखा प्रोलैक्टिन 120 है। तो दो प्रॉब्लम्स मिली यहाँ पे, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म या थायरोप्लाविक हाइपोथायराइडिज्म और दूसरी हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। आपको बताना है दिस इज प्राइमरी हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, दिस इज सेकेंडरी हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, या ट्यूमर है जिसमें एक थायरोट्रॉफ टीएसएच सिक्रेटिंग सेल्स और एक मेमोट्रॉफ प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग सेल्स दोनों का ट्यूमर है, या मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेसिया। इनमें से क्या डिसऑर्डर है? इसमें आखिर ये दो एंटिटी साथ में मिल रही हैं, इनका कोई आपस में कनेक्शन है या ये दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट है? ओके, हम इसमें आगे बढ़ते हैं क्योंकि सभी तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। एक रिस्पॉन्स बहुत सही इन्होंने लगाया है वास्तव में, हाँ, दो आ गए सही। दिस इज सेकेंडरी हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। वास्तव में जब हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म में क्या हुआ? T4 लेवल कम हुआ। अब T4 लेवल नेगेटिव फीडबैक से स्टिमुलेट करेगा, नॉट ओनली टू पिट्यूटरी अलोन, टू हाइपोथैलेमस आल्सो। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दो रीजन्स उससे स्टिमुलेट होंगे, तो इससे TSH भी बढ़ता है और TRH भी बढ़ता है। तो जब हाइपोथायराइडिज्म में TRH बढ़ता है तो TRH हमारा ये क्रॉस ओवर इफेक्ट रखता है TSH सिक्रेटिंग सेल्स थायरोट्रॉफ पे भी और मेमोट्रॉफ पे भी। तो इससे उस जो उसकी क्रॉस रिएक्टिविटी है मेमोट्रॉफ से, उसके कारण से प्रोलैक्टिन को भी बढ़ा देता है। तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन एलिवेशन इज सेकेंडरी हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। यहाँ पे क्या होता है, जब ये जाएगा, पेशेंट आपके पास आएगा या गायनी के पास जाएगा, तो कई बार इसको थायरोक्सिन भी शुरू कर दी जाती है और प्रोलैक्टिन घटाने के लिए कैबाडोगोलिन भी शुरू कर दी जाती है ना, कोई आवश्यकता नहीं। यू ट्रीट हाइपोथायराइडिज्म, प्रोलैक्टिन विल गेट करेक्टेड ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन राइज जो हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, टीआरएस का इफेक्ट होने के कारण से। Sir, I think this could be the cause of infertility, primary infertility patients with hypothyroidism. The same reason. Yes. तो हाइपोथायराइडिज्म के कुछ तो अपना डायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं जिसमें ओव्यूलेशन को इंपेयर करते हैं, और कुछ ये हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के थ्रू वो ओव्यूलेशन को इंटरफेयर करते हैं। तो इसके कारण से, और ये किसमें होगा? ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होगा, सेकेंडरी में नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी में तो TSH इज एट फॉल्ट, वहां पिट्यूटरी इज एट फॉल्ट, तो वहां पे नहीं, यह प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होगा। अब बात ये आई कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या T3, T4, TSH के अलावा कुछ और भी एब्नॉर्मलिटीज हैं जो एसोसिएटेड होती हैं? एनीमिया, हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, ये तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया, रेज्ड मसल एंजाइम्स, या ऑल ऑफ द अबव? हाँ, सभी लोग ऑल ऑफ द अबव पे लगा रहे हैं, तो जब बहुमत जा रहा है इधर तो उसको मान लेते हैं ऑल ऑफ द अबव। वास्तव में आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल और विशेष रूप से ट्राइग्लिसराइड लेवल, अगर सीवियर हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया है तो आपको हमेशा कुछ दूसरे डिसऑर्डर सोचने चाहिए, जैसे CRF सोचते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, कि इसके कारण से तो नहीं ट्राइग्लिसराइड 1000 पहुंच गए। एनीमिया हाइपोथायराइडिज्म के साथ किसी भी प्रकार का एनीमिया में हो सकता है, नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी से, मैक्रोसिटिक एनीमिया किससे? B12 डेफिशिएंसी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है उससे। तो किसी भी प्रकार का एनीमिया हाइपोथायराइडिज्म में हो सकता है। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरहोमोसिस्टिनीमिया, मसल एंजाइम्स बढ़ जाते हैं इसमें, और प्रोलैक्टिन लेवल तो हम लोगों ने डिस्कस किया, बढ़ जाता है। तो यह सारी एब्नॉर्मलिटीज इसके साथ में मिल सकती हैं। ECG में भी आप जानते हैं कि कुछ नॉन स्पेसिफिक चेंजेस मिलते हैं,
मुझे अभी भी याद आता है कि हमारे पास एक पेशेंट है जो कि बाईपास सर्जरी के लिए पोस्ट किया गया, और उसके बाद जब वर्कअप में उसको सीवियर हाइपोथायराइडिज्म निकला। जब मैं आया था, प्रैक्टिस स्टार्ट की थी 20 इयर्स बैक, तो मेरे पास वो कार्डियोलॉजिस्ट ने भेजा, कार्डियक सर्जन ने, कि भाई इसको ट्रीट करो और हाइपोथायराइडिज्म करके दो तो मैं ऑपरेट करूँ। और जब वो उसका हाइपोथायराइडिज्म ठीक की तो सारे ईसीजी एब्नॉर्मलिटी सब ठीक हो गई, उसके बाद एनालिसिस सब ठीक आई। वो मुझे बहुत नाराज हुआ, कहता तुमने मेरा पेशेंट मार दिया यार, पेशेंट छीन लिया, अच्छा वाला मुझसे सर्जरी करा रहा था। तो रिमेंबर कि हाइपोथायराइडिज्म, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म may mimic many abnormalities of a cardiac patient। वो बिल्कुल चलेगा, सांस फूलेगी, रेस्टलेस होगा, सब उसी तरह से वो प्रेजेंट करेगा, ईसीजी में एब्नॉर्मलिटीज मिलेंगी। पेरिकार्डियल इफ्यूजन और एलवी फंक्शंस ये सब डिस्टर्ब हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म पर सी। और इसीलिए कहा जाता है कि पहले के समय में क्या था, इन सब से हम स्कोरिंग करते थे कि अगर ये एनीमिया है, अगर रेज एंजाइम्स हैं, तो ये सब स्कोरिंग सिस्टम में हम कहते थे हाइपोथायराइडिज्म इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। हमें इनके ऊपर हाइपोथायराइडिज्म की पॉसिबिलिटी वो नहीं करती बिकॉज दीज आर वेरी नॉन स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। Dr. Pankaj, before I let you go further, it is important that our students should recognize that how do we treat the associated anomalies? Do they need any specific treatment, or they become all right as the hypothyroidism improves with the thyroxine? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जब हम हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स में रिमार्केबल फॉल हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल में उतना नहीं, कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा फॉल करते हैं, ट्राइग्लिसराइड काफी फॉल कर सकते हैं। एनीमिया, आज भी मैंने मॉर्निंग में एक पेशेंट देखी, टीएसएच तो उसका 600 था, हीमोग्लोबिन वाज 5, जस्ट 15 साल की लड़की, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, हाइट वाज 4.5 फीट। तो एनीमिया इज सब्सटेंशियल इन हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि इसमें न केवल आयरन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, बल्कि इट डायरेक्टली सप्रेसेस हीमोपोइसिस हाइपोथायराइडिज्म। तो जब आप हाइपोथायराइडिज्म ट्रीट करेंगे तो हीमोपोइसिस बढ़ के और आरबीसी सिंथेसिस और हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन सब इंप्रूव करने लग जाता है। हाइपोनेट्रीमिया, जैसे ही थायरोक्सिन थेरेपी का कहा जाता है, द फर्स्ट क्लिनिकल रिस्पॉन्स ऑफ थायरोक्सिन थेरेपी इज डायरेसिस। जब आप थायरोक्सिन टैबलेट देते हैं तो सबसे पहला सिम्टम यही आता है कि डायरेसिस हुई। डायरेसिस हुई, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुआ, हाइपोनेट्रीमिया गेट्स करेक्टेड। हाइपर होमोसिस्टेनिमिया इज जस्ट लाइक हाइपरलिपिडीमिया। मसल एंजाइम एलिवेशन, यह इसका टाइम फ्रेम शायद मैं नहीं बता सकता कि इसमें क्या डिफरेंसेस होते होंगे, क्योंकि कभी हमने करा के भी नहीं देखा, हम लोग इसको रूटीनली कराते भी नहीं है। प्रोलेक्टिन इज वन थिंग विच इज अगेन करेक्टेड बाय हाइपोथायराइडिज्म ट्रीटमेंट पर सी। तो जब हम थायराइड सप्लीमेंटेशन देते हैं, थायराइड रिप्लेसमेंट के बाद ये एब्नॉर्मलिटीज करेक्ट हो जाती हैं। कई ईसीजी एब्नॉर्मलिटीज ठीक हो जाती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन, एसाइटिस, अगर फ्लोरिड हाइपोथायराइडिज्म इस कैटेगरी की है, जो कि अब देखने को नहीं मिलती, मिक्सिडमा, तो उसमें भी धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। एलवी फंक्शंस इंप्रूव करते हैं, मे नॉट बी कंप्लीटली, डायस्टोलिक फंक्शन हो सकता है पूरे कंप्लीट ना करे, सिस्टोलिक फंक्शंस में तो इफेक्ट पड़ता है। अगर काफी मिक्सोमेटस चेंजेस लेफ्ट वेंट्रिकुलर मसल में हो चुके तो शायद वो उतना इंप्रूवमेंट ना आ पाए। So it is important that we do not start the statins, because there is a knee-jerk reaction that is whenever we see the patient of hypothyroidism and the increased triglyceride level and increased cholesterol levels, there is a tendency to start the statins. And the statins are started in these patients, there is a chance that many of these patients, they may precipitate or present with their rhabdomyolysis symptoms. So yes, it is always better to start with thyroxine replacement therapy and wait for about 6 to 8 weeks or maybe 12 weeks for these levels to come down on their own. ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे आपने इस वक्त हाईलाइट किया कि हम यहाँ पे थायरोक्सिन के साथ, हाइपोथायराइडिज्म के साथ में अगर हम स्टैटिन्स देते हैं तो हमारी ये मायोपैथी और मायोसाइटिस और रैप्डोमाइलिसिस के सिम्टम्स प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्लू है, कुछ बातें जो हमें याद रखनी चाहिए। थैंक यू सर। तो अब अगर हमारे ये थायराइड फंक्शंस हम करा रहे हैं किसी पेशेंट में, दो पेशेंट्स हैं, एक पेशेंट की हमने देखा थायराइड ग्लैंड एनलार्ज्ड है, दूसरा पेशेंट है जिसकी थायराइड ग्लैंड नॉर्मल साइज की है। तो क्या अगर सपोज कॉस्ट कंस्ट्रेंट है और कहा गया
कि एक पेशेंट गोइट्रस है, दूसरा नॉन गोइट्रस में थायराइड एट्रोफी है, तो आप इससे कोई क्लू लगा सकते हैं क्या कि उसकी पैथोलॉजी में हम अगर कराना है T3, T4, TSH, इनमें से कोई एक टेस्ट करा लें, एंटीबॉडी करा लें, उससे हमारी डायग्नोसिस हाइपोथायराइडिज्म की बन जाए, और उसमें हमारा वो कंफ्यूजन जो है कि सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म और प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म सब क्लिनिकल, वो भी ठीक हो जाए। एनी क्लू? ये थोड़ा सा हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो, इट्स लॉजिकल, कि गोइटर का थायराइड एनलार्ज्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही डॉक्टर प्रज्ञा ने कहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम TSH अकेला करा के काम कर सकते हैं। क्यों? अगर गोइटर बढ़ा हुआ है तो गोइटर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या? गोइटर कैसे बढ़ेगा, थायराइड कैसे एनलार्ज होगी? TSH के कारण से। इसका मतलब पिट्यूटरी इज इंटैक्ट। इसका मतलब वी आर डीलिंग विद अ केस ऑफ प्राइमरी थायराइड डिसऑर्डर। जो कुछ भी है वो थायराइड का है, वो पिट्यूटरी का नहीं है। क्योंकि पिट्यूटरी का होता तो TSH सिक्रीट ना होता, TSH सिक्रीट ना होता तो हमारा गोइटर एनलार्ज, थायराइड एनलार्ज ना होता। तो इसका मतलब ऐसे केसेस में हम कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं अगर, तो केवल TSH कराएं, उससे वी कैन डिटेक्ट दीज केसेस। तो ये इंपॉर्टेंस है थायराइड एनलार्जमेंट की। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली वी आर डीलिंग विद प्राइमरी थायराइड एब्नॉर्मलिटी। अब एक बहुत आवश्यक चीज है, हम लोग हाइपोथायराइडिज्म से आगे बढ़े इससे पहले, कि TSH लेवल एज रिलेटेड, हम हर केस को एक डंडे से नहीं हाँक सकते। अगर मैंने आज अभी आपसे डिस्कस किया कि एक लड़की आई थी मॉर्निंग में 15 इयर्स मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ में, तो एक 15 ईयर की लड़की आई उसमें, और एक 65 ईयर की फीमेल आई उसमें, जो थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के जो गोल्स हैं और जो मेथड है वो सेम नहीं होंगे। ये कहा जाता है ना कि थायरोक्सिन ट्रीटमेंट को फुल डोज में एकदम से स्टार्ट ना करके ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोज में। फॉर ए गर्ल लाइक 15 इयर्स हमें कोई वेट करने की जरूरत नहीं, वी कैन स्ट्रेट वे गो फॉर फुल डोजेस। लेकिन जो एल्डरली फीमेल है या एल्डरली मेल है, उसमें देयर कुड बी एसोसिएटेड एंजाइना कोरोनरी आर्टरी डिजीज। वहाँ पे हम जब हाइपोथायराइडिज्म है और बॉडी की मेटाबॉलिज्म हमारी लो सेट है, उसको एकदम से हम खड़ी गाड़ी को एकदम से दौड़ा देंगे 100 की स्पीड पे, तो एक्सीडेंट के चांस ज्यादा होंगे। ग्रेजुअली रेस लेके ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसमें हमें इंक्रीमेंटल डोजेज से ग्रेजुअली स्टार्ट करना चाहिए, और टारगेट TSH भी हमारा बहुत लो नहीं होना चाहिए। हम यंग पेशेंट्स को, चाइल्ड को या प्रेग्नेंट फीमेल को हम थोड़ा सा ओवर ट्रीट करते हैं, और एल्डरली मेल या फीमेल को हम थोड़ा सा अंडर ट्रीट करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं, इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि जिस डिकेड में है, सपोज 6th डिकेड में आप हैं तो TSH ऑफ 6 इज ओके फॉर दैट पर्सन। 7th डिकेड में तो 7, 8th डिकेड में तो 8, इतना TSH उसके लिए एडिक्वेट है। उसको जबरदस्ती उसको ट्रीट ना करो। 80 साल का व्यक्ति आया TSH 8 लेके, तो हम हीरो ना बने कि उसको लेस देन 2, लेस देन 3 लेके आए। प्रोबेबली इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम और हर, इट इज गुड फॉर हिम और हर, क्योंकि देखा गया कि ओल्ड इंडिविजुअल्स में हायर TSH इज एसोसिएटेड विद लॉन्जेविटी। तो हम वहां पे अगर हम उनको ट्रीट करेंगे और ओवर ट्रीट कर देते हैं तो कार्डियक डिसऑर्डर, ऑस्टियोपोरोसिस, इनके रिस्क बढ़ जाएंगे, मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी बढ़ जाएगी। Sir, can I have the previous slide? I would like to add on something to that. Sure. The previous one. Yeah, this slide is important because many of you might like to diagnose subclinical hypothyroidism if you find that the TSH is more than 5. But here you are seeing that the TSH levels, they increase with the age, and a patient about 65 years of age, and we find that the TSH is 6, it is not subclinical hypothyroidism, it is a normal TSH or normal thyroid function for that patient. And similarly for the 8 years age, the TSH levels, high TSH levels can be normal, and these patients have to be accepted and they have to be treated accordingly. They have to be taught accordingly rather, that this TSH is normal for them. Do not have a knee-jerk reaction again that the moment TSH is found high, patient is complaining of fatigue, patient is complaining of some lethargy, and you start with 25 microgram of thyroxine. No, it is not that. It is with the age that you have to see and correlate the thyroid function test, especially the TSH. Secondly, more important second important thing is, though Dr. Pankaj has not touched upon it, the obesity in itself increases the TSH levels. And if you find that an obese individual, the TSH level is slightly marginally increased,
do not bother for it. Do not jump on to start the thyroxine. And the third important thing that he has been telling again and again, that glucocorticoids, they decrease the TSH levels. If a patient of rheumatoid arthritis or any other condition, autoimmune condition where the steroids are being given, you might find a slightly lower than normal value of TSH. थैंक यू। आइए थोड़ा प्रेगनेंसी पे बात करते हैं हाइपोथायराइडम से आगे बढ़ के। और एक प्राइमरी ग्रेविडा 8 वीक्स प्रेगनेंसी, कोई प्रीवियस हिस्ट्री थायराइड डिसऑर्डर की नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं T3 हाई है। अच्छा, यहाँ मैं रेड मार्क करना भूल गया। T4 नॉर्मल रेंज से हाई है, बढ़ा हुआ है, और TSH नॉर्मल रेंज से सप्रेस्ड है। योर डायग्नोसिस इज बी क्विक, जिससे हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। डायग्नोसिस ओके, चलिए। दिस इज नॉर्मल फॉर प्रेगनेंसी। जो ये रेंजेस देख रहे हैं ना, ये रेंजेस प्रेगनेंसी के रेंजेस नहीं है, ये रेंजेस नॉन प्रेग्नेंट मेल और फीमेल के रेंजेस हैं। तो हम प्रेगनेंसी की वैल्यू को नॉन प्रेगनेंसी की रेंज से टेस्ट कर रहे हैं। दिस इज द फ्लॉ। और इसके कारण से हमारे और गायनेकोलॉजिस्ट के बीच में अक्सर तकरार होती है। अच्छा, चलेगी तो प्रेगनेंसी में गायनेकोलॉजिस्ट की, तो कई बार हमें पहले से पेशेंट को बताना होता है, भाई देखो ऐसा ऐसा होगा और ऐसा ऐसा करेंगे। हम पहले से इसलिए बता दे रहे हैं, बाद में कहोगे डॉक्टर बात बना रहा है। तो दिस इज नॉर्मल फॉर प्रेगनेंसी। क्यों? प्रेगनेंसी में क्या होता है, T3 T4 लेवल हाई हो जाते हैं और TSH लेवल कम हो जाता है। ये T3 T4 का हाई होना सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी बना रहता है, जबकि TSH का घट जाना, ये जो घटा होना, ये सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में नॉर्मल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने भी बात की थी कि ईस्ट्रोजन TBG को, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को बढ़ाता है। ईस्ट्रोजन ने TBG बढ़ाई, TBG के बढ़ने से ज्यादा T3 ज्यादा T4 उससे कंबाइन किए, तो जिससे टोटल T3 और टोटल T4 की वैल्यू हाई हो गई। तो टोटल T3 टोटल T4 बढ़ जाते हैं थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के बढ़ने से प्रेगनेंसी में, जो कि पूरी प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन लेवल बढ़े रहते हैं और ये भी रिस्पॉन्स पूरी प्रेगनेंसी बढ़ा रहता है। जबकि TSH जो कम होता है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्लेसेंटल HCG है, वह HCG और TSH दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं। तो HCG TSH को डिक्रीज करा देता है। बॉडी HCG को TSH जैसा समझ के TSH का लेवल सिक्रीशन कम कर देती है। तो ये दोनों दो चेन्स के बने होते हैं, अल्फा और बीटा चेन। अल्फा चेन सबकी LH, FSH, HCG और TSH, इन सबकी अल्फा चेन सेम होती है और बीटा चेन सबकी डिफरेंट होती है, जिसके कारण से HCG बढ़ने पे TSH लेवल कम हो जाते हैं। तो जैसे जैसे यह हमारा HCG लेवल बढ़ते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बिल्कुल देखो मिरर इमेज उसका HCG TSH लेवल कम हो जाता है। तो जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद HCG लेवल कम हो जाते हैं, तब TSH लेवल हमारा नॉर्मल आता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में TSH का सप्रेस होना इज नॉर्मल, इट्स फिजियोलॉजिकल। और कई केसेस में आप ये देखिए कि जो लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल 0.3 0.06 इतना तक कम हो सकता है, जहां पे आपको कंफ्यूजन होने लग जाए कि कहीं ये थायरोटॉक्सिकोसिस तो नहीं है। प्रेगनेंसी में हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन है, TSH घटा हुआ है, T3 T4 बढ़े हुए हैं। अब कैसे पहचाने कि ये नॉर्मल है या ये एबनॉर्मल है? ये प्रॉब्लम आती है कुछ केसेस में। तो TSH वास्तव में लेस देन 0.4, एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन में लेस देन 0.4 TSH हो सकता है, और इतना लो तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जा सकता है। इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में TSH घटने की तो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर TSH बढ़ा है, मोर देन 4 है, देन इट इज एबनॉर्मल। इवन मोर देन 2.5 के साथ भी हम उसको यह मानते हैं कि ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म ऑफ प्रेगनेंसी है। मोर देन 2.5 TSH, नॉट मोर देन 5। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में TSH का घटना यह नॉर्मल है। चलिए, तो अब हम important phenomena. It is an important physiological compensation by the body, because the
thyroid hormones are required for the organogenesis. So kindly do not have a knee-jerk reaction to start omeprazole in first trimester of pregnancy. If you find that the TSH is low, have patience, and these are going to normalize in due course of time. And even a TSH of 0.1 in the first trimester of pregnancy is a protective phenomena by the body. And you should always remember that it is not the normal range of the non-pregnant patients, because the lab reports, they will not say that there is a pregnancy or not pregnancy. You have to decide it yourself. First trimester pregnancy, lower the hormone, better it is, unless it is Graves' disease. And at that time, you have to do many other tests. थैंक यू डॉक्टर गुप्ता। जो बात कही अभी डॉक्टर गुप्ता ने कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, फीटस की थायराइड 12th वीक के ऑनवर्ड्स उसकी बनती है, तो फीटस की अपनी जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन फॉर्मेशन वो 12th वीक के बाद होगा। 12 वीक्स के पहले वो मैटरनल थायराइड पे डिपेंडेंट है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, जो T3 T4 का ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो T3 T4 प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में नहीं पहुंच पाते आसानी से, इसलिए देयर इज फिजियोलॉजिकली देयर इज एलिवेशन ऑफ T4 लेवल, जिससे T4 लेवल मदर का बढ़ा के 1.5 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल। अपर लिमिट 12 तक है, अगर जैसे हम इस केस में बात करें, अपर लिमिट अगर 12 तक है तब उससे ज्यादा बढ़ा के हमें बॉडी ले जाती है जस्ट टू इंश्योर कि वह फीटस तक पहुंच जाए। और इसी पे हमारा अगला क्वेश्चन है, 27-year-old फीमेल 6 वीक्स प्रेगनेंसी, नोन केस है हाइपोथायराइडिज्म की, पहले से 50 माइक्रोग्राम ले रही है और इसके यही टेस्ट है अगर, तो इससे आप क्या इंटरप्रेट करते हैं? जो 50 माइक्रोग्राम ले रही है वह रिप्लेसमेंट एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है या मोर देन एडिक्वेट है? इसका मतलब हम उसकी डोजेस आगे हम क्या करेंगे, कम करेंगे, सेम रहने देंगे, बढ़ाएंगे, इसके ऊपर हमें डिसाइड करता है। तो इस केस में या 50 माइक्रोग्राम लेते हुए अगर लेडी प्रेगनेंसी में इस रिपोर्ट के साथ आती है तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? ओके, अधिकतर लोग कह रहे हैं एडिक्वेटली रिप्लेस्ड, लेकिन वास्तव में दिस इज इनएडिक्वेटली रिप्लेस्ड। क्यों? क्योंकि अभी बात हुई कि आप फिर इसको मैच करने लग गए। हमने कहा ये इसको तो मैच करना ही नहीं है, यह जो वैल्यू है यह उस फीमेल की है, यह है नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट मेल या फीमेल की। अभी मैंने क्या कहा, 1.5 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, 12.5 अपर लिमिट है T4 की, तो इसका 1.5 टाइम्स T4 प्रेगनेंसी में 18 होना चाहिए, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जब तक फीटस की थायराइड नहीं बन रही है तब तक मैटरनल ट्रांसफर होकर फीटस में जा रहा है, तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर का T4 हमारा 18 हमें रखना है। दिस पेशेंट इज इनएडिक्वेटली रिप्लेस्ड। भाई प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी होते ही मदर की मेटाबॉलिज्म बढ़ गई, प्रेगनेंसी होते ही उसको फीटस के लिए भी अब थायराइड चाहिए, उसकी थायरोक्सिन डिमांड बढ़ जाती है, 25 to 50 माइक्रोग्राम पर डे बढ़ानी पड़ती है हमको। यहाँ पे हमने नहीं बढ़ाई, हमारे पास 6 वीक्स में आई बिना बढ़ाए हुए, हमें इसकी डोज को बढ़ाना है। नेक्स्ट केस देख लेते हैं, इसमें बढ़ा भी दिया गया। प्री प्रेगनेंसी 75 थी, प्रेगनेंसी हुई हमने 125 कर दी, काम बढ़िया चलता रहा, ठीक तरह से कंट्रोल हो गई। डिलीवरी के बाद जब हमने 2 महीने के बाद डिलीवरी के कराया तब उसकी वैल्यूज T3 बढ़ा हुआ, T4 बढ़ा हुआ और TSH सप्रेस्ड। इसका मतलब क्या है? एडिक्वेटली रिप्लेस्ड, इनएडिक्वेटली रिप्लेस्ड या ओवर रिप्लेस्ड। प्रेगनेंसी के 2 महीने बाद जब आपके पास आई ये लेडी यह प्रोफाइल लेके, तो आपका असेसमेंट क्या है? अब काफी लोग लग रहा है ड्राउजी होने लगे, रेस्पॉन्सेस कम हो गए। ओके, सभी कह रहे हैं सी, बहुमत की बात मान लेते हैं, ओवर रिप्लेस्ड। क्यों? जब प्रेगनेंसी के समय रिक्वायरमेंट बढ़ी थी ना, अब तो डिलीवरी हो गई, अब हमें बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट थोड़ी देनी, तो जैसे ही कंसीव करेगा हमें थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट डोज बढ़ानी है, डिलीवर कर जाएगा और घटानी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम डिलीवरी के बाद हम देखते हैं कि इन बिटवीन प्री प्रेगनेंसी डोज एंड प्रेगनेंसी डोज आ जाती है और कुछ समय में वो कम होके प्री प्रेगनेंसी डोज पे सेट हो जाती है। लेकिन बड़ी दिक्कत है, अगर ये पेशेंट हमारा प्री प्रेगनेंसी 75 ले रहा था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 125 लेता हुआ वेल सेटल्ड रहा, 1.5 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल रहा T4 लेवल, और 2 months आफ्टर डिलीवरी हमने इसकी डोज दोबारा कम कर दी,
लेकिन अभी भी इसकी वैल्यूज ऐसे हैं। डायग्नोसिस क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने दिन बढ़ाई, ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी हमने डोज घटाई, अभी भी T3 T4 एलिवेटेड है और TSH सप्रेस्ड है। व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? गुड। सो दिस इज पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस। क्या हुआ? आफ्टर डिलीवरी जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन लेवल वाज वेरी हाई। अब जैसे ही वो एस्ट्रोजन लेवल कम हुआ तो ऑटो इम्यून प्रोसेस फ्लेयर अप हो जाते हैं, जिसके कारण से इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस रीस्टार्ट हो जाती हैं। और ये अगर पेशेंट में ऑटो एंटीबॉडीज हैं तो वह ऑटो एंटीबॉडीज मिसाइल की तरह जाके थायराइड की फॉलिकुलर एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय करने लगती है। सो आफ्टर डिलीवरी देयर इज अ सडन फ्लेयर अप इन ऑटोइम्यून प्रोसेसेस, ऑटोइम्यून इंजरी टू द थायराइड फॉलिकल्स। उसके कारण से देयर इज लिबरेशन ऑफ स्टोर्ड हार्मोन इन द फॉलिकल। जो फॉलिकल में भरा हुआ था हार्मोन, जैसे ही डैमेज हुआ, रप्चर हुआ, वो निकल के ब्लड में चला गया और यू विल सी T3 T4 हाई, T4 सप्रेस्ड, पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस। One thing I would like to highlight and tell everybody that pregnancy, if you find that there is hypothyroidism and you want to treat, will you please do not step up the dose gradually. Pregnancy is a condition where you are likely to start with a good dose of 100 micrograms in the first trimester only. You have very little time. The first trimester is a time of the organogenesis, and you have to repeat the test after the 1 month. Normally, we repeat the test after 6 to 8 weeks, but pregnancy gives you lesser time. You have to be fast. बिल्कुल। तो जैसा बात हुई कि एक यंग चाइल्ड जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल, यंग फीमेल जिसको पीरियड्स के लिए और फर्टिलिटी के लिए, और प्रेगनेंसी, ये 3 कंडीशंस हैं जहाँ हमें थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट में एग्रेसिव होना है। और ओल्ड इंडिविजुअल बी रिलेक्टेंट, उसमें हमें बहुत फास्ट नहीं जाना है। और चूंकि जैसा अभी हाईलाइट किया कि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हमको मॉनिटरिंग भी थोड़ा जल्दी करनी है। ओके, एक और फीमेल जो कि प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं है हाइपोथायराइडिज्म की, ये जब डिलीवरी के 2 महीने बाद दिखाने आती हैं, तब भी इनकी T3 T4 लेवल हाई और TSH कम है। इनकी डायग्नोसिस क्या? ये तो हाइपोथायराइड नहीं थी, तब इनमें T3 T4 हाई क्यों हुआ, TSH कम क्यों हुआ? डायग्नोसिस कुछ एक अच्छे नाम कभी ऑल्टरनेटिव्स में वो कंफ्यूज करने के लिए भी रखे जाते हैं। सो बेसिकली अगेन दिस इज पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, क्योंकि ऐसे केसेस में जैसे अभी बात हुई, जो हाइपोथायराइड फीमेल है उसमें ऑटोइम्यून डैमेज के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन हमारी अच्छी खासी जनसंख्या में यह ऑटोइम्यून जो एंटीबॉडीज हैं, एंटी थायराइड एंटीबॉडीज, वह उपस्थित होती हैं। और जापान जैसी जो सी फूड खाने वाले, आयोडीन रिच फूड लेने वाले लोगों में तो इसकी इंसिडेंस एंटी थायराइड एंटीबॉडीज की 25% तक है। 1/4 पॉपुलेशन इज हैविंग सिग्निफिकेंट एंटी थायराइड एंटीबॉडीज। इसीलिए कई लोगों ने यह ऑब्जेक्ट किया था आज से 25 साल पहले कि यूनिवर्सल आयोडिनेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि आयोडिनेशन प्रोग्राम से हम ऑटो इम्यून प्रोसेस को फ्लेयर अप करा देंगे, जो शायद आजकल हम लोगों को देखने को भी मिल रहा है। हम लोगों ने अपने कॉलेज डेज में कभी इतने केसेस नहीं देखे थायराइडाइटिस के, या शायद हम डायग्नोज नहीं कर पाते थे उस वक्त, उतनी इन्वेस्टिगेशनल फैसिलिटीज नहीं थी 25 ईयर्स बैक, लेकिन जो आजकल तो रैम्पेंट है, बहुत देखने को मिलती है। तो पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस मे हैपन इन नॉट अ नोन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, इस तरह से। अच्छा, इसी का एक दूसरा आप हम लोग हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। ये लेडी आई और इसके T3 T4 एलिवेटेड थे आफ्टर 2 months ऑफ डिलीवरी, TSH सप्रेस्ड था, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन 2 महीने बाद हमने देखा TSH 20 हो गया। तो जो डिलीवरी के 2 महीने बाद हमने उसको पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस लेवल करके TSH सप्रेस्ड था, हमने कुछ नहीं किया, वो 4 months आफ्टर डिलीवरी वो 20 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अब इस केस में डायग्नोसिस क्या होगी? आप अपनी डायग्नोसिस रिवाइज करेंगे
गुड। जितने ऑल्टरनेटिव्स हैं उतने तरह के ऑप्शंस भी आ रहे हैं। सो जो डायग्नोसिस अभी भी हाइपोथायराइडिज्म है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म के साथ प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, सॉरी थायराइडाइटिस में, आप सोचो थायराइड फॉलिकल जिसमें थायराइड हार्मोन्स भरा हुआ है, आप इसको समझ लो जैसे एक घड़ा है, आपने अपने हॉस्टल के कमरे में एक घड़ा ला के रखा गर्मियों में कि हम पानी उसमें पिएंगे, उसमें हमने रात भर के लिए पानी रख दिया और घड़े में मारा कंकड़ और घड़ा चिटक गया और पानी फैल गया। तो कुछ समय के लिए तो क्या हुआ, आपके पूरे कमरे में पानी पानी, और दिस इज अ कंडीशन ऑफ एक्यूट स्टेज ऑफ थायराइडाइटिस, जिसमें थायराइड फॉलिकल पे डैमेज हुआ, एंटीबॉडी मिसाइल की तरह से आई, थायराइड फॉलिकल से टकराई, थायराइड फॉलिकल को डैमेज किया, अंदर का फॉलिकल में लिबरेटेड स्टोर जितना हार्मोन था लिबरेट होकर ब्लड में चला गया, पूरे कमरे में पानी। तो इनिशियल रिएक्शन क्या हुआ, थायरोटॉक्सिकोसिस, T3T4 लेवल हाई, TSH सप्रेस्ड। अब 1 या 2 दिन बाद क्या होगा, जो स्टोर्ड वाटर था आपका वो खत्म हो गया, तो देयर विल बी वाटर स्कैर्सिटी। वही चीज जब डैमेज हुआ, फॉलिकुलर एपिथेलियम, जो फॉलिकुलर एपिथेलियम थी वो डैमेज हुई, उसके फंक्शंस रिड्यूस हुए, T3T4 हार्मोन सिंथेसिस कम हो गई। तो जो लेटर स्टेज में एक्यूट स्टेज ऑफ थायराइडाइटिस थायरोटॉक्सिकोसिस की तरफ प्रेजेंट करती है, लेटर स्टेजेस में जब सिंथेसिस ब्लॉक होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, तो उससे हाइपोथायराइडिज्म की तरह से वो आ जाती है। ओके, तो अगर हम ये देखें ये चार्ट, तो एक्यूट स्टेज में जो डिस्ट्रक्टिव थायरोटॉक्सिकोसिस, तो डिस्ट्रक्शन के कारण से T3T4 लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद इसके बहुत तरह के रेस्पॉन्सेज हैं, यह नीचे जाके हाइपोथायराइड रह सकता है, हाइपोथायराइड होके बाद में यूथायराइड हो सकता है, या रियरली कभी कभी ये थायरोटॉक्सिक है और थायरोटॉक्सिक बना रह सकता है। चलिए नेक्स्ट केस देखिए। Sir, one I would like to comment, and this is what Dr. Agarwal has said is very, very important, and you will see a lot of these cases in the clinical scenario may not be postpartum. Otherwise, also the patient comes to you with a report in which you find that the T3T4 is high, TSH is slightly low, and you start them with on some neomercazole, and if you do not, you forget to take the history whether the patient had fever, she has some tenderness in the thyroid, and maybe that these symptoms have improved. Rather than waiting and watching, somebody will start them on some treatment, and later on these patients will go to some other doctor who will repeat a thyroid function test, and they have not normalized, patient has improved, and somebody say that thyroid is not a permanent disease, it can be cured. So kindly be aware of thyroiditis in general clinical practice, where you will find all these scenarios. Kindly take a proper history and monitor the hormones. You can wait and watch. You can always tell the patient that I'm giving you some non-steroidal anti-inflammatory drug, and if the symptoms do not improve, we are going to start some treatment. Kindly do not be in a hurry. Why do people start neomercazole or the thyroxine replacement therapy? Because it is easily available and it is very cheap. It is it is so cheap that people do not mind starting it, and it is not toxic. So, but it does not help the patient. It unnecessarily puts a wrong label onto the patient that the patient is having thyroid, patient is having this problem. Kindly be careful and always keep thyroiditis in mind, and tell the patient that we are going to observe and we are going to repeat the thyroid function test after 6 weeks or so. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आपने फोकस किया, जो मैं अभी अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर था कि एक एल्डरली फीमेल, नॉट अ नोन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, थोड़े टॉक्सिक फीचर्स, वीकनेस, पैल्पिटेशन, वेट लॉस, लेकिन जनरल एग्जामिनेशन में कुछ नहीं मिला, ना तो ऑफ्थेल्मोपैथी है, ना गोइटर है, ना फ्लोरिड टॉक्सिकोसिस है। सिम्टम्स ये जो T3T4 TSH लेवल्स हैं उसी के सेम तरह के हैं। डायग्नोसिस आप अभी क्या सोचेंगे इसमें कि जिसके क्लिनिकल साइंस कोई क्लियर कट नहीं है, माइल्ड टॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स हैं और यह थायराइड फंक्शंस थोड़े एबनॉर्मल है। वास्तव में इस तरह की चीजें बहुत डाइसी हैं और ये तीनों डायग्नोसिस सही हैं, क्योंकि हम इसमें हर चीज को हिस्ट्री एग्जामिनेशन से नहीं जान सकते, और कई केसेस इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं तीनों डिसऑर्डर्स के। उसने अगर छुप के थायरोक्सिन की गोली खाई है तो कोई नहीं जानता, जब तक कि हम टेस्ट और कुछ अलग तरह के ना कराएं हम नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन
यही केस अगर हमारे पास 2 महीने बाद हम उसको देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने पहले की तरह देखा कि T4 लेवल उसका हाई हो गया, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, यह केस जो टॉक्सिक पहले होता हुआ आया था बाद में हाई हो गया, तो यह थायराइडाइटिस का केस है। जो इनिशियल थायरोटॉक्सिकोसिस हुई, बाद में हाइपोथायराइडिज्म में गया, क्योंकि थायरोटॉक्सिकोसिस जो थायराइडाइटिस है उसके कोर्स कई तरह के हो सकते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस जो कि नॉर्मल हो जाए, जो कि टेम्परेरी हाइपोथायराइड हो जाए, और जो कि उसके बाद दोबारा यूथायराइड हो जाए, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन यही केस अगर आपके पास आता और 2 महीने बाद उसका TSH 0.004 होता, तब आप क्या कहते कि जब आपके पास इनिशियली आया T3 T4 हाई, TSH माइल्डली रिड्यूस्ड, लेकिन 2 महीने बाद TSH मार्कडली रिड्यूस्ड, तब हमारी डायग्नोसिस क्या होती? आप लोग बिल्कुल सही सजेस्ट कर रहे हैं, ये ग्रेव्स डिजीज होती, जो कि तब शुरू हुई थी और अब तक वो और एडवांस हो चुकी, TSH और सप्रेस हो चुका, T3 T4 अगर कराए होते तो और हाई हो चुके होते। तो इस प्रकार से मित्रों, अगर हमारे पास ये 2 सिचुएशंस हैं कि TSH हमारा उसी रेंज से हाई हो गया थायराइडाइटिस, TSH हमारा उसी रेंज से लो हो गया ग्रेव्स डिजीज। अब जो डॉक्टर गुप्ता ने कहा भी, इस केस को हमने कहा ग्रेव्स डिजीज है। ग्रेव्स डिजीज को जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्लिनिकल क्लू है। पेशेंट का TSH 6 महीने, कभी कभी साल भर तक TSH नॉर्मल नहीं होता। और आज या कल मेरे पास यही एक पेशेंट आया, अच्छा भला ट्रीट हो रहा था, दूसरे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट उसको बिल्कुल सही ट्रीट कर रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में कीड़ा था कि डॉक्टर 1 साल से इलाज करा रहा हूँ और मेरा TSH अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ, इसका मतलब डॉक्टर ने ठीक इलाज नहीं किया, आप ठीक कर दो। हमने नहीं भैया, बिल्कुल ठीक कर रहा है वो इलाज। TSH कभी कभी इतना सप्रेस्ड होता है, सप्रेशन से बाहर निकलने में 1-1 साल लग जाता है। आपका T4 नॉर्मल है और T4 नॉर्मल है, इसका मतलब आप एडिक्वेट डोज ले रहे हो, आप उसी को कंटिन्यू करो, कुछ समय में ठीक हो जाओगे। थायराइडाइटिस में अगर यही न्यूमेरिकल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जब हम देते हैं तो वेरी इजिली दैट पेशेंट लैंड्स अप इन हाइपोथायराइडिज्म, जो ये वाली है। आपने आज न्यूमेरिकल स्टार्ट की, 1 महीने बाद उसका टेस्ट कराया और देखा हाइपोथायराइड। अरे ग्रेव्स डिजीज नहीं होती इतनी जल्दी हाइपोथायराइड, होती है जब हम उसको बहुत लार्ज डोज देते हैं, अर्ली ग्रेव्स तब होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो अगर पेशेंट बहुत जल्दी हाइपोथायराइडिज्म में चला गया, TSH बहुत जल्दी एलिवेट हो गया, तब भी यह ध्यान रखिए कि हो सकता है उसको ग्रेव्स ना होके और थायराइडाइटिस हो। प्रश्न ये उठता है कि इनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम 2 महीने इंतजार नहीं करेंगे, है ना। पेशेंट हमारे किसी भी वजह से हम सोच रहे हैं उसको क्यों 2 महीने परेशान करें, ही कैन अफोर्ड, ही कैन गो फॉर एनी थेरेपी। आंसर आपके एंटी थायराइड एंटीबॉडी करा के हम ग्रेव्स में और थायराइडाइटिस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं या रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन से कर सकते हैं। किस प्रकार से हम इनको ये कंफर्म कर सकते हैं कि वह पेशेंट थायराइडाइटिस का है या ग्रेव्स का है। और आप लोग बिल्कुल सही ऑल्टरनेटिव पे आप वो कर रहे हैं, रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन। यदि हमारे पास पेशेंट आया, इस स्थिति में भी आया था जब, तब हम उसका स्कैन कराते और स्कैन में अगर यह पिक्चर मिलती, इसका मतलब क्या हुआ, मैं बता देता हूँ। जो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, ये गर्दन है, ये जो इस तरह से, और यहाँ पे शोल्डर्स हैं, ये ऊपर ये पैरोटिड और सब वेंडुलर ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड। ये स्टर्नल सुप्रास्टर्नल नॉच, सुप्रास्टर्नल नॉच में एक लेड कॉइन रख दिया जाता है। लेड कॉइन सारे रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए यहाँ पे हमें ब्लैंक दिखता है। तो जितने रेडिएशंस आ रहे हैं, टेक्नीशियम 99 रेडियो आइसोटोप या रेडियो आयोडीन देने के बाद जब हम स्कैन करते हैं तो हमने देखा कि सारे का सारा जो रेडियो आइसोटोप था वो सलाइवरी ग्लैंड में जाके कंसंट्रेट कर गया। सलाइवरी ग्लैंड में बहुत जल्दी कंसंट्रेट करता है और इसीलिए ये हॉट स्पॉट उसका नजर आ रहा है। बाकी सब वेसल्स के कारण से ये आपको थोड़ा सा ब्लैकिशनेस यहाँ लग रही है। तो यह नॉर्मल स्कैन है किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल को। जब हम ये टेक्नीशियम या रेडियो आयोडीन देते हैं, उसके बाद उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स पैरोटिड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड में
वो कंसंट्रेशन का आता है। दिस इज टिपिकल ग्रेव्स। टिपिकल ग्रेव्स किसमें, जहां पे आप देख रहे हैं ये सबमैंडिबुलर और थायराइड ग्लैंड, इसमें अपटेक ज्यादा नहीं है, सारा अपटेक कहां पहुंच गया, थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड बिल्कुल डार्क हो रही है, यहाँ पे से जो रेडिएशन मार्कर्स हम देख रहे हैं मैक्सिमम आ रहे हैं। और ये क्या है, कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में टाइप करिए। यह तो आपकी पूरी ग्लैंड है, बाइलोबुलर आप देख रहे हैं, राइट लोब थोड़ा सा बड़ा, लेफ्ट लोब थोड़ा सा छोटा, और यह पूरी ग्लैंड हाइपर इंटेंस इसकी इमेज आ रही है, टिपिकल ऑफ ग्रेव्स। और इसने बाकी सब एरिया को सप्रेस कर दिया, सारे रेडिएशंस यहीं चले गए, किसी ने टाइप नहीं किया। दिस इज रीडर्स लोब, जो पिरामिडल लोब, रीडर्स लोब, थायरोग्लॉसल डक्ट, ओके डक्ट, हाँ ठीक है, आप उसको थोड़ा लंबा देख रहे हो इसलिए डक्ट कह रहे हो। उसमें ये रीडर्स लोब है क्योंकि उसमें फंक्शनल थायराइड टिश्यू है। डक्ट में या सिस्ट में फंक्शनल थायराइड टिश्यू यूजुअली नहीं होता। तो यह रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन हुआ ग्रेव्स डिजीज का, जिसमें यूनिफॉर्म अपटेक ग्लैंड में, पूरी ग्लैंड में मिली। व्हाट इज दिस, एनी सजेशन? ये देख लीजिए, ये है हमारा लेड कॉइन। ये लेड कॉइन इसलिए रखा जाता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें यहाँ पे सुप्रास्टर्नल नॉच है। तो ये सुप्रास्टर्नल नॉच, ये मिड पॉइंट है, और इसके ऊपर ये नेक है पूरी है। तो व्हाट इज दिस, वेरी गुड, सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल। तो यहाँ से ये एरिया है पूरा थायराइड का। इस थायराइड में आप देख रहे हैं कि राइट साइड में देयर इज अ टॉक्सिक नोड्यूल। टॉक्सिक नोड्यूल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आइसोटोप की कंसंट्रेशन है, रेडिएशंस यहाँ से जो इमिट हो रहे हैं, जो काउंटर इमेज ड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ से रेडिएशन मैक्सिमम है, बाकी जगह सप्रेस हो गई। तो दिस इज टॉक्सिक नोड्यूल, हॉट नोड्यूल। वार्म नोड्यूल होता, अगर सपोज समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये है नहीं, वार्म नोड्यूल में वह जितना नोड्यूल होता और बाकी ग्लैंड में भी अपटेक हमको एक जैसा नजर आता। कोल्ड नोड्यूल होता तो कोल्ड नोड्यूल ऐसा होता, सपोज ये वाला हिस्सा है कोल्ड नोड्यूल, कि जहां से रेडिएशंस नहीं निकल रहे, बाकी जगह चले गए और उस जगह पे रेडिएशंस नहीं है। तो दिस इज हॉट नोड्यूल, हाइपर इंटेंस इमेज। तो यह तो था ग्रेव्स डिजीज, और यह है ऑटोनोमस फंक्शनिंग टॉक्सिक नोड्यूल। व्हाट इज दिस? ये है यहाँ पे इसका लेड कॉइन, जो कि वास्तव में नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। ये पूरी थायराइड ग्लैंड दिख रही है। व्हाट इज दिस? टॉक्सिक नोड्यूल। इसमें एक नोड्यूल तो ये दिख रहा है, टॉक्सिक नोड्यूल नहीं है ये मल्टी नोडुलर ग्वाइटर है, जिसमें आपको अलग अलग तरह के दिख रहे हैं। एक यह वाला ज्यादा टॉक्सिक है, टॉक्सिक मल्टी नोडुलर ग्वाइटर। यहाँ के नोड्यूल्स हाइपो फंक्शनिंग है, ये आइसो फंक्शनिंग है। ये पोर्शन कोल्ड वाला हुआ, ये वार्म वाला हुआ, ये हॉट वाला हुआ। तो दिस इज मल्टी नोडुलर ग्वाइटर विद मल्टीपल फोकाई in different stages of their activity. This is multinodular, toxic multinodular goiter. Toxic इसलिए क्योंकि कई जगह इसमें हाइपरटेंस मिल रही है, और ये ऊपर हमने सैलिवरी ग्लैंड्स सप्रेस्ड हैं, वो दिखाई नहीं दे रही। What is this? Any suggestion? या तो ये नॉर्मल है क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा और सैलिवरी ग्लैंड्स दिख रही हैं, या तो ये नॉर्मल है या ये थायराइडाइटिस है। थायराइडाइटिस में थायराइड जो फॉलिकुलर एपिथेलियम है, फॉलिकुलर एपिथेलियम वो ऑटो इम्यून प्रोसेस से वो डैमेज हो गई है, तो उसमें जो उसमें हार्मोनोजेनेसिस कम हो गई है, तो अब वो एक्टिव अपटेक भी नहीं करेगी। यह नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है या थायराइडाइटिस है। तो डॉक्टर साहब काफी टाइम बहुत हो चुका है, आप क्या चाहेंगे? दो तीन क्वेश्चन है और ओके, कंटिन्यू सर। हैं, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट सर? हाँ, बस 3 क्वेश्चंस और हैं। हाँ ठीक है सर, कंटिन्यू कर लो। पब्लिक झेल लेगी? हाँ सर, झेल लेगी सर। They are all enjoying. Everybody may not. Those who are got bored, they may write in the chat box. चलिए,
धीरे धीरे थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। एंजॉइंग सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर एनकरेजमेंट। अ पेशेंट एडमिटेड इन न्यूरोलॉजी आईसीयू फॉर इस्केमिक सीवीए। जब उसके टेस्ट कराए गए तो देखा T3, T4, TSH सब लो हैं, एंटी TPO एंटीबॉडीज भी इसकी देखी गई और नॉर्मल है। तो इस पेशेंट में संभावना क्या हो सकती है? सना जी धन्यवाद आपके इस प्रतिक्रिया के लिए, धन्यवाद, आभार। तो इसमें क्या हो सकती हैं संभावनाएं? यदि किसी पेशेंट को सर्वोवैस्कुलर एक्सीडेंट के लिए एडमिट किया गया आईसीयू में, उसके T3, T4, TSH सब कम आए, TPO एंटीबॉडी नॉर्मल है, तब सेंट्रल हाइपोथायरिज्म, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, सीबीए के साथ में हाइपोथायरिज्म पिट्यूटरी में हुआ या एपोप्लेक्सी हो गई, नॉन थायराइडल इलनेस या थायराइडाइटिस थी जो कि पहले रही होगी, हम उसको अब देख रहे हैं रिकवरिंग या किसी और स्टेज में। चलिए अब वास्तव में ट्रिकी है। दिस इज नॉन थायराइडल इलनेस, जिसमें हम देख रहे हैं थायराइड की कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, कोई और सिस्टमिक डिसऑर्डर है, जिसके कारण से द क्लासिकल फाइंडिंग, क्लासिकल एनटीआई इज लो T3 सिंड्रोम। सबसे जो कॉमन पैथोलॉजी है उसमें लो T3 सिंड्रोम, T3 गोज लो। अब T3 गोज लो हम लोग ने अभी तक हम लोग बात करते हैं, T3 को घटने में टाइम लगता है क्योंकि T4 से T3 में कन्वर्जन बढ़ता रहता है, बॉडी T3 बनाती रहती है। लेकिन एनटीआई में, सीवियर इलनेस में, सेप्टिसीमिया में, क्रिटिकल इलनेस में, आईसीयू में एडमिशन जिन लोगों में होते हैं उनमें T3 लो होना इज नॉट अनकॉमन, क्योंकि जो T4 से T3 का कन्वर्जन है वो कन्वर्जन ही यहाँ डिफेक्टिव हो जाता है। तो उसके कारण से लो T3 सिंड्रोम इज द कॉमनेस्ट एबनॉर्मलिटी ऑफ एनटीआई, नॉन थायराइडल इलनेस। जो थोड़ा और सीरियस पेशेंट्स होते हैं उसमें लो T4 भी होता है, T4 भी कम होता है, T3 भी कम होती है, और जो और सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनमें TSH भी कम होता है। तो T3, T4, TSH तीनों कम हो सकते हैं नॉन थायराइडल इलनेस में। अब क्लू क्या है? पहले कोई हिस्ट्री नहीं, अभी इस्केमिक सीवीए एक सिग्निफिकेंट इलनेस है जिसके साथ पेशेंट एडमिट हुआ और उसमें T3, T4, TSH तीनों सप्रेस्ड है, तो हम उसमें पॉसिबिलिटी रख रहे हैं एनटीआई की। चलिए दूसरा केस यही है। सपोज सेम तरह का केस आया, साथ में दूसरे बेड पे लेटा है, इसमें टेस्ट किया गया, इसमें देखा टीपीओ एंटीबॉडी हाई है, इसको भी सीवियर हुआ, इसके भी T3, T4, TSH कम है, इसके एंटी टीपीओ एंटीबॉडी लेवल काफी हाई है। इसमें क्या होगा? नॉन थायराइडल इलनेस या कुछ और? कोशिश कीजिए, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और आपका प्रोफेसर भी सामने नहीं है। तो इसलिए हम तीनों यहाँ पे आपके साथ मस्ती की पाठशाला में हैं। चलिए ये है हमारी एंटी टीपीओ एंटीबॉडी पॉजिटिव है। देखो एक क्लू क्या है तो सारी सेटिंग वही। जब भी एंटी टीपीओ एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो लाइकलीहुड बढ़ गया कि थायराइड की अपनी इलनेस है। ये नॉन थायराइडल इलनेस शायद नहीं है, ये थायराइड की अपनी इलनेस है, जिसके कारण से जो एंटीबॉडीज ज्यादा है। एंटीबॉडीज दो तरह की हो सकती है, स्टिमुलेटरी एंटीबॉडी, ब्लॉकिंग एंटीबॉडी। अब अधिकतर ये तो होती है ग्रेव्स डिजीज में। जो होशिमोटोज में जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीबॉडीज या जो नॉर्मल पॉपुलेशन में भी मिलती हैं वो एंटीबॉडीज, यह सब अगर बढ़ी हुई हैं ये उसको डैमेज करेंगी, फॉलिकल को डैमेज करेंगी। उसमें से हाइपोथायरिज्म शुरू में टॉक्सिक फेज जैसे हम लोगों ने बात की, बाद में यूथायराइड होके फिर हाइपोथायराइड फेज में हो सकता है। तो दिस इज रिकवरिंग थायराइडाइटिस, जहाँ पे हार्मोन्स लो हैं। यह कई बार बहुत कंफ्यूज करती है। थायराइडाइटिस की अलग अलग स्टेजेस पे पिक्चर में काफी कंफ्यूज करती है, क्योंकि पहले वो टॉक्सिक होगा, फिर यू होगा, फिर वो हाइपो भी हो सकता है, यू भी रह सकता है, हाइपो होके दोबारा यू थायराइड हो जाए, वो भी हो सकता है, पता नहीं। तो एंटीबॉडीज जब भी होंगी तो हमें एक तो इसमें क्लू ये मिलता है कि यहाँ पे थायराइड की अपनी एबनॉर्मलिटी होगी। यहाँ पे नॉन थायराइडल इलनेस या किसी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी से या डोपामिन थेरेपी से वहां इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि उसकी अपनी इलनेस हो।
अच्छा, और ग्रेव्स डिजीज और होशिमोटोज में अगर हम बात करें तो ग्रेव्स में तो 80% में होती है, लेकिन होशिमोटोज के लगभग 100% में एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती है। तो अगर वहाँ कोई कंफ्यूजन हो, हाशी टॉक्सिकोसिस जैसे, ये जब इस तरह के टर्म्स आते हैं तो काफी संभावना है कि हमारी समझ में नहीं आया कि केस क्या है, तभी इस तरह के टर्म्स भी दिए जाते हैं। तो एंटी थायराइड एंटीबॉडीज हमें यह बताने में मदद करती है कि यह थायराइड की अपनी एबनॉर्मलिटी है, कुछ और सोचो। अब यही केस हमारा जो न्यूरो सर्जिकल या न्यूरोलॉजी आईसीयू में था, एक सिक क्रिटिकली इल पेशेंट था, अब दूसरा पेशेंट है जो आपकी ओपीडी में आया, चलता फिरता, कोई उसको सिकनेस इलनेस नहीं है, T3 T4 TSH सब लो है, एंटी थायराइड एंटीबॉडीज नॉर्मल है, हाई नहीं है। डायग्नोसिस, ओके, चलिए, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के, अधिकांश लोगों के। यह सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म है, और कोई जरूरी नहीं कि सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म का हर केस बिल्कुल हमारे पास फ्रैंक हाइपोपिट्यूटिज्म और पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी और वो बहुत लो कंडीशन में और लो बीपी और नोजिया वोमिटिंग उसके साथ ही आए। ये सारी कंडीशंस तब होती हैं जब पेशेंट के हाइपोथायराइडिज्म के साथ में हाइपोकॉर्टिसोलिज्म भी हो, तब वो बहुत सीरियस स्थिति में आता है। हाइपोथायराइडिज्म वाले टॉलरेट कर लेते हैं। तो ये केस चलता फिरता आ रहा है, और देखो टीपी एंटीबॉडी हमारी बढ़ी हुई नहीं है, इसका मतलब थायराइड की अपनी एबनॉर्मलिटी नहीं है। यह पेशेंट सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म है, लेकिन अब हाँ डॉक्टर साहब बताइए। I just would like to point out two important things because we are drifting away from the NTI. Important thing is that you just saw a slide in which Dr. Agarwal said the patient of ischemic stroke admitted in ICU presented with low TSH, low T3, and low T4, and you labeled it as non-thyroid illness. So it is important to realize that non-thyroid illness, low T3, low T4, and low TSH can present within hours. It is not important that these patients may be sick for a number of days, and all these parameters may decrease within few hours. It is very important to note, because it is the probably it is the glucocorticoid release because of the stress which decreases the conversion of T4 into T3. So it is always important. And secondly, as Dr. Agarwal very rightly said, as the time advances, initially it is your T3, then it is T4, then it is TSH. T4 low values, they have a prognostic significance also. If the T4 is less than 4, then the mortality is likely to be 50%. If the T4 is less than 2, then the mortality rate in these patients can be as high as 80%. It is important to note, it is very, very important to note that non-thyroid illness is to be recognized and has to be treated urgently. Thanks for your this valuable comment कि T4 लो होने पे मॉर्टेलिटी बहुत हाई होती है। और एक बात और भी है, इन पेशेंट्स को अगर हम उस वक्त एम्पेरिकली या थायरोक्सिन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर भी देते हैं, थिंकिंग ऑन द लाइंस कि उसको पेशेंट को हेल्प करेगा, तो कई बार ये हेल्प नहीं करता और डिट्रीमेंटल भी हो सकता है। बहुत इसमें कंफ्यूजन है कि हम T4 थेरेपी, T4 को नॉर्मलाइज करके ये पेशेंट को हम बेनिफिट देंगे या नहीं दे पाएंगे। ये बॉडी का एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है किसी तरह से, या ये डिकम्पेंसेटरी प्रोसेस है। अभी डॉक्टर साहब इसके ऊपर ही एपीआई में अभी एक रिव्यू मैंने दिया है लिख के, और थोड़ा मेरा उनसे क्लैश भी हुआ। मैंने रिव्यू हिंदी में लिख के भेजा, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था, वहां से रिजेक्शन आ गया कि हिंदी में पब्लिश नहीं करेंगे। हमने कहा अच्छा भाई, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पब्लिश कर दो। उसमें भी रिजेक्शन आ गया, दोनों में क्यों करें, हम इंग्लिश में ही करेंगे। फिर मुझे इंग्लिश में लिख के देना पड़ा उनको। तो अभी हमारे देश में हिंदी की पोजीशन अभी बड़ी दूर की कौड़ी लगती है। चलिए देखते हैं मित्रों, यही जो लास्ट क्वेश्चन है, यही सेम केस हमारे पास वॉक इन आया, और यहाँ पे उस पेशेंट को ग्रेड 2 गोइटर भी है। तो अगर सेम T3 T4 TSH लो हो, चलता हुआ मरीज हमारे पास आ रहा हो,
और ग्वाइटर भी हो उसके, तब इसमें से संभावना क्या बनेगी। अब मेरे ख्याल से ये क्लियर दो चीजें हो चुकी हैं कि ग्वाइटर की क्या सिग्निफिकेंस है और एंटी थायराइड एंटीबॉडीज की क्या सिग्निफिकेंस है, और यहाँ पे आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे। ग्वाइटर का मतलब इतना तो है ही कि जो केस है ये हमारा थायराइडल पिट्यूटरी इज नॉर्मल, पिट्यूटरी इज सिक्रेटिंग मोर ऑफ TSH, तभी ग्वाइटर होगा। तो पिट्यूटरी नॉर्मल है तो यहाँ पे हमारे जो दो ऑप्शंस हैं ऊपर के दोनों वो रूल आउट हो जाते हैं। नॉन थायराइड इलनेस, पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई क्रिटिकल इल नहीं है, तो वो भी रूल आउट हो जाता है। तो रिकवरिंग थायराइडाइटिस ये बचता है जिसमें पहले से ग्वाइटर था, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस रही होगी, उसके फ्लेयर अप हुआ, अब रिकवर कर रहा है, जिसके कारण से ये सारे लो हैं। TSH जो पहले टॉक्सिक हुआ था, उसमें टॉक्सिक फेज में TSH सप्रेस हुआ था, वो अभी रिकवर नहीं कर पाया, जो हम लोगों ने बात की थी कि TSH रिकवरी में टाइम लेता है, और T3 T4 लेवल हमारे कम हो गए। तो इस लो फेज में ये बड़ा कंफ्यूज करता है। कुछ समय बाद क्या होगा, TSH हाई हो जाएगा, T3 T4 लो रहेंगे, तब हमें डायग्नोसिस हमारी आसान हो जाएगी। तो मित्रों, इस प्रकार से जैसे हमने बात की कि एंटी थायराइड एंटीबॉडीज वो ये बताती हैं कि थायराइड डिसऑर्डर प्राइमरी है, थायराइड ग्लैंड का है, उसी प्रकार से थायरोमेगाली भी ये बताती है कि जो डिसऑर्डर है वो थायराइड ग्लैंड का ही होगा, पिट्यूटरी यहाँ नॉर्मल होगी। तो ग्वाइटर और एंटी थायराइड एंटीबॉडीज यह दो हमको स्पेसिफिक क्लू ऐसे केसेस में दे सकते हैं। अगर एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो हम नॉन थायराइड इलनेस की संभावना को हम थोड़ा नीचे ले जा सकते हैं कि वह ना हो कि ये प्राइमरी थायराइड एब्नॉर्मलिटी होगी। तो आपने देखा क्या, जो इन केसेस के माध्यम से जो हमने आपको बात कहने में की कोशिश की, आपने देखा वो सारे केसेस का थायराइड प्रोफाइल सेम था, शुरू के 2-4 को छोड़ के सबकी थायराइड प्रोफाइल सेम है। क्लिनिकल कंडीशन चेंज हुई, सिचुएशन चेंज हुई, हमारा इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया। तो जो इंटरप्रिटेशन है हमें यही सीखना है और यही आर्ट है कि जो हमारे पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन क्या है उसके लिहाज से जो एक चीज लिखी जाती है एक्सरे में या अल्ट्रासाउंड में, क्लिनिकल कोरिलेशन, तो अपनी जान बचाने के लिए तो लिखा जाता है, लेकिन वो बात बहुत सही लिखी जाती है कि सेम रिपोर्ट को आप क्लिनिकली कोरिलेट करिए कि कहाँ फिट बैठती है। इन्वेस्टिगेशन एक गाइड होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कभी भी आपकी डायग्नोसिस क्लियर कट नहीं देते, आपके लिए एक गाइडेंस है कि आप किस प्रकार से किसी चीज को पहचान सकते हैं और आपकी वो मदद कर सकता है, लेकिन वो आपको एग्जैक्ट डायग्नोसिस बता दे ऐसा नहीं होता। आपके सहयोग के लिए और आपके इतने देर साथ देने के लिए और उस हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर गुप्ता, आपने जो कमेंट बीच बीच में दिए, एक्सपर्ट कमेंट्स, वो मेरे लिए भी बहुत वैल्यूएबल थे। और हमेशा हम जितनी बार चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से कुछ अलग अलग बातें जो हम लोग कहते हैं, जो बोलते हैं, जो एम्फेसिस देते हैं किसी बात पे, वो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा लर्निंग होती है।